नमस्कार। आज की क्लास में हम चैप्टर 13 द यूरिनरी सिस्टम को पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी सिस्टम को समझने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, यानी हम समझेंगे कि ये सिस्टम है क्या और उत्सर्जन किसे कहते हैं। फिर एनाटॉमी ऑफ द किडनी, गुर्दे की बनावट को देखेंगे। उसके बाद द नेफ्रॉन अ फिल्टरिंग यूनिट, मतलब गुर्दे की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। फिर हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, यानी पेशाब असल में बनता कैसे है। इसके बाद रेगुलेशन एंड यूरिनेशन, इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और अंत में चेकिंग किडनी हेल्थ, यानी हम गुर्दे के स्वास्थ्य की जांच कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। इसमें हम समझेंगे कि यूरिनरी सिस्टम की जरूरत क्यों है और ये असल में करता क्या है। ठीक है, तो इस स्लाइड में सिस्टम का एक ओवरव्यू है। पहला पॉइंट है एक्सक्रीशन, द इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इसका मतलब ये होता है कि उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के मेटाबॉलिज्म से बने बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि शरीर का आंतरिक संतुलन, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो बना रहे। अगला पॉइंट है एलिमिनेशन चैनल्स, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इंटेग्यूमेंटरी एंड यूरिनरी सिस्टम्स। देखिए, शरीर से गंदगी निकालने का काम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम का नहीं है। हमारे पाचन तंत्र, हमारे फेफड़े, हमारी त्वचा और यूरिनरी सिस्टम, ये सब मिलकर ये काम करते हैं। फिर है यूरिनरी सिस्टम्स रोल, फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। लेकिन हाँ, जब हम खास तौर पर यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मुख्य काम है पेशाब का निर्माण करना, उसे जमा करना और फिर उसे शरीर से बाहर निकालना। नॉर्मल आउटपुट 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर में एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। और आखिर में कंपोनेंट्स, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस सिस्टम के मुख्य हिस्से हैं 2 गुर्दे यानी किडनीज, उनसे निकलती हुई 2 नलियां जिन्हें यूरेटर्स कहते हैं, एक थैली जिसे ब्लैडर कहते हैं और एक मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। चलिए अब हम इस सिस्टम के सबसे मुख्य अंग के बारे में जानेंगे। हमारा अगला सेक्शन है एनाटॉमी ऑफ द किडनी। इसमें हम गुर्दे की बनावट को बाहर से अंदर की तरफ विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ हम किडनी की ग्रॉस एनाटॉमी देख रहे हैं। पहला पॉइंट, अपीयरेंस, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी बाहर से देखने पर गुर्दे का रंग गहरा भूरा लाल होता है और इसका आकार बिल्कुल राजमा के दाने जैसा होता है। लोकेशन, रिट्रोपेरिटोनियल इन द सुपीरियर लंबा रीजन। इसका मतलब है कि ये हमारे पेट के हिस्से में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होते हैं। अडल्ट किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 120 to 170 ग्राम्स। एक वयस्क इंसान के गुर्दे की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। हाइलम, एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर रीनल आर्टरी, वेन, यूरेटर, नर्व्स। गुर्दे के अंदर की तरफ एक धंसा हुआ हिस्सा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहीं से खून लाने और ले जाने वाली नसें यानी रीनल आर्टरी और वेन और पेशाब ले जाने वाली नली यूरेटर अंदर बाहर आती जाती हैं। अच्छा, अब अगर हम गुर्दे को काट कर उसके अंदर देखें तो क्या दिखेगा? स्लाइड में लिखा है इंटरनल एनाटॉमी, 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, यानी अंदर 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला आउटर कॉर्टेक्स, ग्रैन्युलर अपीयरेंस, बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। ये दिखने में थोड़ा दानेदार होता है। कॉलम्स ऑफ बर्टनी, इनवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द कॉर्टेक्स। यही कॉर्टेक्स अंदर की तरफ पिरामिड जैसी संरचनाओं के बीच में धंस जाता है और इन धंसे हुए हिस्सों को कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, तो इसे याद रखिएगा। दूसरा हिस्सा है इनर मेड्यूला, कंपोज्ड ऑफ रीनल पिरामिड्स। अंदर का हिस्सा मेड्यूला कहलाता है, जिसमें ये पिरामिड होते हैं। रीनल पेल्विस, फनल शेप्ड ट्यूब कंटिन्यूअस विद द यूरेटर। यहीं से सारा यूरिन इकट्ठा होकर एक कीप जैसी संरचना में जाता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये रीनल पेल्विस आगे जाकर यूरेटर से जुड़ जाता है। अब ये समझने के लिए कि गुर्दा असल में खून साफ कैसे करता है, हमें बहुत गहराई में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। तो हमारा अगला सेक्शन है द नेफ्रॉन, अ फिल्टरिंग यूनिट। नेफ्रॉन को गुर्दे की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक इकाई कहा जाता है।
क्या आप जानते हैं? ईच किडनी कंटेन्स 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। मतलब हमारे हर एक गुर्दे में लगभग 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है रीनल कॉर्पस्कल, साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। यहीं पर खून की छनाई का काम शुरू होता है। इसके दो भाग हैं। पहला, ग्लोमेरुलस, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस, जो कि बहुत बारीक खून की नसों का एक गुच्छा है। इसे आप एक चाय की छन्नी की तरह समझ सकते हैं। दूसरा, बोमन्स कैप्सूल, अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस। और इस छन्नी को चारों तरफ से घेरने वाला एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, एफरेंट आर्टेरियोल गंदा खून लेकर आता है और एफरेंट आर्टेरियोल छना हुआ साफ खून वापस ले जाता है। बोमन कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का अगला हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल, कंटिन्यूज फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल। ये एक लंबी घुमावदार नली होती है जो बोमन कैप्सूल से आगे शुरू होती है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इस ट्यूब्यूल के 4 मुख्य भाग हैं जिनके काम और बनावट अलग-अलग हैं। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, तीसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल से निकलकर पहले पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी से होता हुआ आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। अच्छा, हमारे गुर्दे में नेफ्रॉन भी 2 तरह के होते हैं। चलिए इस टेबल की मदद से दोनों में अंतर समझते हैं। एक तरफ है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी तरफ है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। पहला अंतर है लोकेशन का। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर कॉर्टेक्स यानी गुर्दे के बाहरी हिस्से में होते हैं। वहीं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स नियर द मेडुला यानी मेडुला के पास ज्यादा गहरे हिस्से में होते हैं। दूसरा अंतर है लूप ऑफ हेनले की लंबाई का। कॉर्टिकल में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी में लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं। कॉर्टिकल का मुख्य काम है यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र बनाना, लेकिन जक्स्टामेडुलरी का एक खास काम है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन यानी मूत्र को गाढ़ा करना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तब यही नेफ्रॉन्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। आखिर में कैपिलरीज का अंतर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के साथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के साथ एक स्पेशल नेटवर्क होता है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। तो अब जब हम गुर्दे और नेफ्रॉन की बनावट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है। हमारा अगला सेक्शन है हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। मूत्र बनने की पूरी प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मूत्र बनने की प्रक्रिया के 3 स्टेप्स हैं। 1. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 2. ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और 3. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। चलिए पहले स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। डेफिनेशन: फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ग्लोमेरुलस। इसका मतलब है ग्लोमेरुलस की छन्नी से खून का छन्ना। कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन एज ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली। इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये छनाई इतनी बारीक होती है कि खून की बड़ी कोशिकाएं और प्रोटीन पीछे रह जाते हैं और सिर्फ पानी और छोटे अणु ही छन पाते हैं। अब एक बहुत जरूरी टर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट। जीएफआर का मतलब है कि हमारे गुर्दे 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, जो कि पूरे दिन में लगभग 180 लीटर होता है। अब सोचिए, अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट रोज यूरिन बनकर निकलने लगे तो क्या होगा? इसीलिए दूसरा कदम बहुत जरूरी है। स्टेप 2. ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन: मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। इसका मतलब है फिल्ट्रेट में से जरूरी पदार्थों को वापस सोखकर खून में भेजना। ये प्रक्रिया अलग-अलग हिस्सों में होती है। इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, 85% ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब्ड। सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है, जहां लगभग 85% जरूरी चीजें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और पानी वापस सोख लिए जाते हैं। In the loop of Henle, primary site for reabsorption of water, Na+Cl-। इसके बाद लूप ऑफ हेनली में मुख्य रूप से पानी, सोडियम और क्लोराइड को वापस सोखा जाता है, जिससे शरीर का नमक और पानी का संतुलन बना रहता है। रीएब्जॉर्प्शन की ये प्रक्रिया आगे भी चलती है। इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी,
Na+Cl- रीएब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज। DCT में भी सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन जारी रहता है। इन द कलेक्टिंग डक्ट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है, मतलब यह शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है। इसे दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। पहला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अगर शरीर में पानी की कमी है तो ADH हार्मोन निकलता है और कलेक्टिंग डक्ट को ज्यादा पानी सोखने का आदेश देता है। दूसरा, एल्डोस्टेरॉन फॉर Na+ रीएब्जॉर्प्शन। इसी तरह अगर सोडियम की कमी है तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है जो सोडियम को वापस सोखने में मदद करता है। यह एक बहुत ही स्मार्ट और रेगुलेटेड सिस्टम है। और अब आता है तीसरा और आखिरी कदम, स्टेप 3, ट्यूबुलर सीक्रेशन। Definition: opposite of reabsorption moves substances from blood into filtrate. ये reabsorption का ठीक उल्टा है। इसमें खून में बचे हुए कुछ बेकार पदार्थों को जबरदस्ती निकालकर फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। Substances secreted, कौन-कौन से पदार्थ सीक्रेट होते हैं? इनमें शामिल हैं पोटेशियम आयॉन्स K+, हाइड्रोजन आयॉन्स H+, अमोनिया NH3, यूरिया और कुछ दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से PCT एंड DCT में होती है। ये एक तरह की अंतिम सफाई है जो सुनिश्चित करती है कि शरीर से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स ही बाहर निकलें। जैसा कि हमने अभी देखा, यूरिन बनने की प्रक्रिया स्थिर नहीं है। इसे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा अगला सेक्शन है रेगुलेशन एंड यूरिनेशन। इसमें हम देखेंगे कि इस सिस्टम को नियंत्रित कैसे किया जाता है और बना हुआ यूरिन शरीर से बाहर कैसे निकलता है। तो इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर कौन है? वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसे शॉर्ट में JGA कहते हैं। अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द DCT एंड एफरेंट आर्टीरियोल। ये एक खास तरह की संरचना है जो DCT और एफरेंट आर्टीरियोल के मिलने की जगह पर बनती है। रोल: रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन रेट। इसका काम है ब्लड प्रेशर और GFR यानी फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करना। सेलुलर कंपोनेंट्स: इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, मैक्युलर डेंसा, ग्रैनुलर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो रेनिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और मीसेंजियल सेल्स। ये सब मिलकर एक सेंसर की तरह काम करते हैं। जब JGA को लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो वो एक बहुत ज़रूरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिसे RAS पाथवे कहते हैं। चलिए इस फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम या लो Na+ जैसे स्टिमुलस मिलते हैं। इससे किडनी का JGA रेनिन नाम का एंजाइम छोड़ता है। ये रेनिन लिवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। जब ये खून फेफड़ों से गुजरता है तो वहाँ ACE नाम का एक एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत पावरफुल है। इसके कई प्रभाव होते हैं। ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, यानी खून की नसों को सिकोड़ता है। ये एल्डोस्टेरॉन और ADH सिक्रीशन को बढ़ाता है और ये स्टिमुलेट्स थर्स्ट यानी प्यास को भी बढ़ाता है। इन सभी प्रभावों का अंतिम परिणाम क्या होता है? इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी ब्लड प्रेशर और खून का वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाता है। चलिए अब यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को समझते हैं। मिक्चुरेशन, वॉइडिंग ऑफ यूरिन, अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। इस प्रक्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें मुख्य अंग है यूरिनरी ब्लैडर, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर जो एक खोखली मांसपेशियों से बनी थैली है। इसकी दीवार की मांसपेशी को डिट्रूसर मसल कहते हैं। यूरेथ्रा, ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा वो नली है जिससे यूरिन शरीर से बाहर आता है। स्फिंक्टर्स, इंटरनल इनवॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल वॉलेंट्री। इसके निकास पर 2 वाल्व होते हैं, एक अंदरूनी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और एक बाहरी जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। नर्व सप्लाई इस पूरी प्रक्रिया को पेल्विक नर्व और प्यूडेंडल नर्व नियंत्रित करती हैं। तो ये रिफ्लेक्स काम कैसे करता है? आइए इन 8 स्टेप्स को देखते हैं। 1. ब्लैडर फिल्स विद यूरिन 300 to 400 ml। सबसे पहले ब्लैडर यूरिन से भरता है। 2. स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्लैडर वॉल आर स्टिम्युलेटेड। इससे ब्लैडर की दीवारों में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। 3. सेंसरी सिग्नल सेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड वाया पेल्विक नर्व। ये एक सिग्नल पेल्विक नर्व के जरिए रीढ़ की हड्डी तक भेजते हैं। 4. मोटर सिग्नल्स रिटर्न फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी से जवाब में मोटर सिग्नल वापस आते हैं। 5. डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे ब्लैडर की डिट्रूसर मसल सिकुड़ती है।
6. इंटरनल यूरेट्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस और अंदर वाला स्फिंक्टर खुल जाता है। 7. अर्ज टू वॉइड इज फेल्ट, इससे हमें पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। 8. वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रियल स्फिंक्टर अलाउज यूरिनेशन, और जब हम सही जगह पर होते हैं तो हम अपनी मर्जी से बाहरी स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं और यूरिन बाहर निकल जाता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, चेकिंग किडनी हेल्थ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। किडनी की सेहत जांचने का सबसे आम तरीका है यूरिनालिसिस, यानी यूरिन की जांच। पहले नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन देखते हैं। वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, दिन में 1 से 1.25 लीटर। पीएच 4.5 to 8.0, एवरेज 6.0। यह हल्का एसिडिक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 to 1.035। अब देखते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या-क्या देखा जाता है। कलर नॉर्मल इज येलो एम्बर, इसका सामान्य रंग पीला होता है। एबनॉर्मल कलर्स कैन इंडिकेट डिजीज, अगर रंग बदला हुआ है तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अपीयरेंस नॉर्मल इज क्लियर, सामान्य यूरिन साफ होता है। क्लाउडी यूरिन में इंडिकेट इन्फेक्शन, अगर ये धुंधला है तो इन्फेक्शन हो सकता है। ओडर नॉर्मल इज एरोमैटिक, इसकी एक सामान्य गंध होती है। पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी से शरीर के एसिड बेस बैलेंस और हाइड्रेशन लेवल का पता चलता है। जांच को और गहराई से करने के लिए 3 तरह के टेस्ट और होते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि यूरिन में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, क्रिस्टल्स या बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर ये मौजूद हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें ये जांचा जाता है कि कहीं यूरिन में ग्लूकोज या प्रोटीन तो नहीं आ रहा। नॉर्मली नन होना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये डायबिटीज या किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। और तीसरा है प्लाज्मा क्लियरेंस। डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि किडनी 1 मिनट में खून के कितने हिस्से को किसी खास पदार्थ से पूरी तरह साफ कर देती है। ये किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को मापने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। तो चलिए आज की इस क्लास को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये है कि द यूरिनरी सिस्टम फिल्टर्स 180 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली येट प्रोड्यूसेस ओनली 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन, यानी हमारा यूरिनरी सिस्टम रोज 180 लीटर तरल पदार्थ को फिल्टर करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। What does this incredible efficiency tell us about the body's priority to conserve resources? ये जो अविश्वसनीय दक्षता है, ये हमें हमारे शरीर की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है? ये बताती है कि हमारा शरीर संसाधनों को, खासकर पानी को, बचाने को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।